हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं फर्मेंटेशन के सुपर हिट प्रश्न यूनिट 2 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही अपन करने वाले हैं। मोस्टली जो फर्मेंटेशन के क्वेश्चन है अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। और कल मैं है ना आपका यूनिट 2 का संपूर्ण वीडियो लेके आऊँगी मैराथन, जिसमें अपन यूनिट 2 के संपूर्ण क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेय है डेक्वी जाओ पेय। क्या नाम है इसका? डेक्वी जाओ पे। डेक्वी डेक्वी जाओ पे। ये किस जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये जो डेक्वी जाओ जो पे है, ये एक नागालैंड में मतलब जाना जाता है। नागा जनजाति का ये होता है और इसको जूथो भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जूथो। इसको जूथो भी कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं? डेक्वी जाओ पेओ को इसको जूथो भी कहा जाता है। ये नागा जनजाति के लिए जूथो के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्थानीय नाम है। और ये एक मादक पेय होता है, मतलब चावल से बना हुआ होता है। तो किससे बनते हैं? इसको चावल से बनाते हैं। चावल से बना हुआ एक फर्मेंटेड पेय होता है। और कुछ मोस्टली जनजाति होती है, जैसे अंगामी जनजाति है, वहाँ पर ये पिया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है और इसमें फलों जैसी सुगंध होती है। चिपचिपे चावल और अंकुरित चावल से इसको बनाया जाता है। चावल को भिगोया जाता है, अंकुरित किया जाता है, पीसा जाता है और फिर फर्मेंटेशन के लिए मिट्टी या लकड़ी के बर्तनों में इसको रख लिया जाता है। तो डेक्वी जाओ पे किस जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है? नागा जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिगंबा। अतिगंबा किस राज्य का पेय है? ये भी क्या, देखो ये जो है, ये जो पेय हम पढ़ रहे हैं ये फर्मेंटेड पेय है ना। और आपका ये जो क्वेश्चन, आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो आज का, वो भी आप फर्मेंटेशन ही पढ़ रहे हो। तो ये जो अतिगंबा पेय है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है मणिपुर में। अतिगंबा पेय कहाँ पे होता है? अतिगंबा जो पेय होता है वो नागालैंड में होता है। अतिगंबा पेय सॉरी मणिपुर में होता है। अतिगंबा पेय कहाँ पे होता है? अतिगंबा जो बनाया जाता है ये नागालैंड का फर्मेंटेशन उत्पाद होता है। गर्मी से राहत के लिए ये मतलब दिया जाता है। चावल से, बांस से इसको बनाया जाता है। तो अतिगंबा कहाँ का मादक पेय पदार्थ होता है? मादक मतलब अल्कोहल युक्त होता है। तो कहाँ का है? ये मणिपुर का है। अगला है, अतिगंबा को बनाने के लिए एक कल्चर का उपयोग किया जाता है। एक स्टार्टर कल्चर का उपयोग किया जाता है। उस कल्चर का नाम क्या है? उस कल्चर का नाम है हेमेई। उस कल्चर का नाम क्या है? हेमेई नाम है। अतिगंबा को बनाने के लिए जो स्टार्टर का उपयोग किया जाता है उस स्टार्टर का नाम क्या है? उस स्टार्टर का नाम हेमेई है, जो अतिगंबा को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या नाम है? हेमेई है। अगला है, कियार्ड शराब किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो मेघालय में जयंतिया जनजाति होती हैं, वो लोग कियार्ड शराब बनाते हैं। कियार्ड शराब कौन सी जनजाति बनाती है? तो कियार्ड शराब जो है जयंतिया जनजाति बनाती है। ये भी पूछ सकते हैं कि स्पेशली जो कियाडिया शराब है वो कहाँ की है, किस राज्य की है? तो ये किस राज्य की है? मेघालय की है। ये कहाँ की है? मेघालय की है ये कियाडिया शराब। कियाडिया कौन किसकी शराब है? मेघालय की है और ये एक फर्मेंटेड उत्पाद है। अगला है, थियाट नामक खमीर का उपयोग क्यों किया जाता है? कियाट शराब बनाने के लिए ही किया जाता है। कियाट शराब जो कहाँ की है? मेघालय की है। किस जनजाति द्वारा इसको उपयोग किया जाता है? जयंतिया जनजाति द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। और ये कौन सा खमीर उत्पादित करती है और किस खमीर के द्वारा बनती है? थियाट नाम के खमीर द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? थियाट नाम के खमीर द्वारा ये बनती है। अगला क्वेश्चन है, देवरी जनजाति का लोकप्रिय मादक पेय कौन सा है? देवरी जनजाति का जो लोकप्रिय मादक पेय है वो सुजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो देवरी जो जनजाति है उसका लोकप्रिय पेय पदार्थ कौन सा होता है? तो देवरी जनजाति का जो लोकप्रिय पदार्थ है वो क्या होता है? सुजेन होता है। क्या होता है? सुजेन लोकप्रिय मादक पदार्थ होता है देवरी जनजाति का, याद रखना। चावल की बियर इसको बोला जा सकता है। इसको सुजेन के अलावा सूजी भी बोला जाता है। और इसको और क्या बोला जाता है? चावल की बियर। देवरी जनजाति का जो लोकप्रिय पदार्थ है सुजेन, उसको और क्या बोला जाता है? उसको चावल की बियर बोला जाता है। ये मेहमानों को परोसे जाने वाला एक मूल्यवान और सम्मानजनक पेय है। इसे मुख्य रूप से चावल और मोड़ पीठा, मतलब जो प्राकृतिक स्टार्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उससे प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्मेंटेशन की क्रियाएं पूरी शामिल होती हैं। तो याद रखना कि देवरी जनजाति जो होती है, देवरी को देवरी भी बोलते हैं।
है ना। ये देवरी जनजाति का लोकप्रिय मानक पदार्थ कौन सा है? सुजेन है। सुजेन मतलब क्या होता है? सूजी या चावल की बियर को हम सुजेन बोलते हैं। अगला है, मूर्छा का संबंध किस मादक पेय से होता है? मूर्छा का संबंध किस मादक पेय से होता है? कोदो का जानर। मूर्छा का संबंध किससे होता है? मूर्छा का संबंध होता है कोदो का जानर से। मूर्छा का संबंध किससे है? कोदो का जानर। कोदो का जानर से मूर्छा का संबंध है। ठीक है। मूर्छा का जो मानक पदार्थ है, मूर्छा जो मादक पदार्थ है, मूर्छा मादक पेय पदार्थ का संबंध कोदो का जानर है। मतलब ये कोदो का जानर पेय पदार्थ है और ये मूर्छा जनजाति है ना। ये कोदो से बनाई हुई एक पेय पदार्थ होता है, इसलिए हम इसको जानर कहते हैं। कोदो कुटकी आता है ना, कोदो कुटकी से बना हुआ में पेय पदार्थ होता है ना। तो कोदो एक बाजरा होता है, भारत और नेपाल के हिमालय क्षेत्रों में बनाया जाता है। और जो जानर होता है, कोदो बाजरा है और जानर जो होता है बाजरे के सूखे बीजों से किण्वित करके, फर्मेंटेड करके या डिस्टिल करके बनाया जाता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों और सिक्किम में ये पसंद होता है और ये स्पेशली किस जनजाति द्वारा यूज़ किया जाता है? मूर्छा जनजाति द्वारा इसको उपयोग करते हैं। अगला है, अनिशी जो वनस्पति के पत्तों से बनता है? अनिशी जो बनता है रतालू से बनता है। अनिशी जो मादक पदार्थ बनता है, अनीसी मादक पदार्थ किससे बनता है? अनीसी जो मादक पेय होता है वो किससे बनता है? रतालू एक पत्ता होता है, उससे ये मादक पेय बनता है। किससे बनता है? रतालू का जो मादक पेय होता है उससे ये बनता है। रतालू एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों से ये अनीसी बनता है। अनीसी एक मादक पेय होता है, याद रखना। इसको अल्कोहलिक ड्रिंक भी बोलते हैं। अगला है, दालों का खमीर उत्पादन किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? दालों का खमीर उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में लोकप्रिय है। दालों से खमीर उत्पादन किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? दालों से खमीर उत्पादन किस में लोकप्रिय है? पूर्वी जो देश होते हैं वहाँ पर है। इसमें घरों पर जो प्राकृतिक खमीर ईस्ट बनाया जाता है, ये विधि गोंदा नामक जो एजेंट बनाने में उपयोग की जाती है। चना दाल, आलू, बेकिंग सोडा, मैदा ये मिलाकर दाल से खमीर उठाया जाता है। जैसे चने की दाल को भिगो के रख दो, फिर उसमें आलू के साथ एक घोल बना लो, उसको भिगो कर रख दो एक कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में, दही या बेकिंग सोडा मिला दो तो उसमें खमीर उठ जाता है ना। तो दालों का ये जो खमीर उत्पादन प्रक्रिया है, स्पेशली पूर्वी जो देश होते हैं, अरब कंट्रीज, वहाँ पर ये फेमस है। अगला है, कौन सा एक किण्वित दाल? देखो, इडली किण्वित दाल का ही उत्पाद। इडली हम दाल को भिगो के ही बनाते हैं। टोफू भी यही ऐसे ही बनाते हैं। डोसा भी बनाते हैं। टेम्पे नहीं है, ये किण्वित दूध का उत्पाद होता है। टेम्पे किण्वित दाल का उत्पाद नहीं होता। टेम्पे क्या होता है? जो टेम्पे उत्पाद होता है वो किससे बनाया जाता है? दाल से ये नहीं बनाया जाता। टेम्पे खाद्य को दाल से नहीं बनाया जाता, ये सोयाबीन से बनाया जाता है। टेम्पे किससे बनाया जाता है? टेम्पे बनाया जाता है सोयाबीन से। बाकी के ये तीनों किससे बनाए जाते हैं? दाल से। और सोयाबीन को एक घने से केक में बांधने के बाद फर्मेंटेड क्रिया द्वारा ये बनाया जाता है। और ये कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का है। टेम्पे कहाँ का फर्मेंटेड उत्पाद है? तो टेम्पे जो है वो इंडोनेशिया का फर्मेंटेड उत्पाद है। याद रखना, टेम्पे कहाँ का है? टेम्पे जो है इंडोनेशिया का फर्मेंटेड उत्पाद है। काय से बनाया जाता है? जो सोयाबीन से ये बनाया जाता है। और इसके अलावा ये जो टोफू होता है, टोफू भी एक प्रकार का सोया पनीर होता है। पौधे आधारित प्रोटीन होता है जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई। इसमें सोयाबीन को पानी में भिगोकर उससे दूध निकाला जाता है। सोया दूध को गर्म किया जाता है, फिर इसमें कैल्शियम सल्फेट, सिरका या नींबू का रस मिला दिया जाता है और इस प्रकार से पनीर बनाने का एक प्रक्रिया होती है, ये टोफू। तो इडली और टेम्पे को हम बोल सकते हैं कि ये जो हैं सोयाबीन से बनाए जाते हैं। मतलब टोफू और इडली और डोसा जो है दालों से बनाए जाते हैं, क्योंकि टोफू और जो टेम्पे होता है ये सोयाबीन से बना हुआ उत्पाद होता है। दालों में कौन से कार्बोहाइड्रेट गैस बनाने के लिए उत्तरदायी होता है? दालों में कार्बोहाइड्रेट गैस बनने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड।
ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली होते हैं। अब जब जो पॉली के बीच का जो आता है जिसमें 2 से 10 इकाइयाँ होती हैं वो ओलिगोसैकेराइड रह जाता है। ये दालों में गैस बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो दालों में पाए जाने जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं उनको हम गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं या GOS भी बोलते हैं। गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड को क्या बोला जाता है? GOS भी बोला जाता है। इसमें शामिल होते हैं रैफिनोज। इस ओलिगोसैकेराइड में क्या शामिल होते हैं? एक तो रैफिनोज शामिल होता है, एक स्टैचियोज शामिल होता है और एक बरवा स्कोच शामिल होता है। और क्या शामिल होता है? बरवा स्कोच। ये सारे जो उत्पाद होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं, है ना। और इस पूरी तरह से पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं, ओलिगोसैकेराइड को पूरी तरह से पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं इसको अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज बोला जाता है। ये जो अपचित कार्बोहाइड्रेट उनमें से होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बड़ी आंत में चले जाते हैं। तो दालों में कार्बोहाइड्रेट गैस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ओलिगोसैकेराइड। कसावा किस प्रकार का उत्पाद होता है? कसावा अनाज से बनाया जाता है। कसावा जो बनाया जाता है, कसावा अनाज से बनाया जाता है और एक फर्मेंटेड उत्पाद होता है। एक इसके अलावा एक कसावा एक सब्जी भी आती है ना। एक कसावा करके एक सब्जी भी आती है और ये क्या होता है? कसावा का जो किण्वन होता है वो क्या होता है? अनाज आधारित किण्वन उत्पाद होता है। इसे स्टार युक्त ये कसावा एक स्टार्च युक्त जड़ वाली सब्जी होती है। इसमें की जड़ में ही क्या होता है? इसकी जड़ में ही स्टार्च होता है। इसे किण्वन प्रक्रिया द्वारा कई पारंपरिक खाद्य पदार्थ में बदला जाता है ना। ये किण्वन जो होता है मतलब किण्वन कसावा जो होता है एक कड़वा पदार्थ होता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा हम उसकी जो कड़वाहट होती है उसको हटा सकते हैं। कसावा को छीलकर, काट कर या पीस कर पानी में भिगोया जाता है, फिर दबाया जाता है जिससे खमीर उठना आरंभ हो जाता है। तो कसावा क्या है? एक सब्जी है और सब्जी को हम क्या करते हैं? किण्वन करके बना लेते हैं। ठीक है, तो इस कसावा की जड़ों को किस कर उसका कड़वाहट दूर कर लिया जाता है। निश्चित समय के लिए एक हवा में भिगोया जाता है जिससे खमीर उठने लगता है। एक कसावा में क्या होता है? एक साइनाइड नामक एक जहरीला पदार्थ होता है। अब जो किण्वन प्रक्रिया होती है वो इस जहरीले पदार्थ को कम करने का काम करती है। इसके बाद कई अनाजों में मिलाकर इसको बनाया जाता है। गारी, फूफू या लाफुन ये जो होता है ये कसावा को करवाहट को कम करके ही बनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनाज। इसको हम एक प्रकार का अनाज भी बोल सकते हैं। अगला है कसावा निर्मित खाद्य उत्पादों में कौन शामिल नहीं है? ला बनाया जाता, टैफे बनाया जाता, फूफ बनाया जाता है। कसावा से चावली को नहीं बनाया जाता। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्पाद मक्का, ज्वार, बाजरे के उपयोग से बनता है? मक्का, ज्वार। कौन सा फर्मेंटेड उत्पाद मक्का, ज्वार, बाजरे के उपयोग से बनता है? मतलब इसमें मक्का भी लग रहा है, मतलब इसमें ज्वार भी लग रहा है और इसमें बाजरा भी लग रहा है। ये तीनों ही लग रहे हैं तो इसका होता है ओगी। ओगी ओगी को हम अकामू भी बोलते हैं। ओगी को और क्या बोला जाता है? ओगी को अकामू भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? मक्का ज्वार या बाजरे से ये बनता है। एक लोकप्रिय फर्मेंटेड गाढ़ा पेय होता है दलिया जैसा। शिशु के लिए दूध छुड़ाने वाले भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओगी का उपयोग क्यों करते हैं? शिशु से दूध छुड़ाना हो माता का तो उस भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ओगी हो गया, ऊजी हो गया, अमाहेबू हो गया, टिंग हो गया, फुरा हो गया, ये सारे जो उत्पाद हैं ये मक्का, ज्वार और बाजरे के उपयोग से बनते हैं। अगला है हॉप्स का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? बियर के निर्माण में। हॉप्स का उपयोग बियर के निर्माण में होता है। अब जो बियर होती है वो किससे बनाई जाती है? बियर जो होती है बियर जो अनाजों से बनाई जाती है बियर, और इसका उपयोग जो कॉमन हॉप्स होते हैं, एक फूल होता है जो बियर को क्या करते हैं? हॉप्स क्या होता है? एक प्रकार का फूल होता है जो बियर को क्या देते हैं? एक विशिष्ट सुगंध देते हैं, स्मेल देते हैं, है ना। इसके अलावा जो बियर को कड़वा स्वाद होता है वो प्रदान करते हैं और इसका जो प्रिजर्वेशन का काम भी ये हॉप्स करते हैं। हॉप्स और क्या करता है?
हॉप्स जो है वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। हॉप्स को बियर की मिठास को संतुलित करने के लिए शर्करा युक्त तरल को उबालते समय मिलाया जाता है ना। और हॉप्स में कुछ जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं, है ना, एंटीबैक्टीरियल गुण भी इसमें होते हैं जो कि बियर को सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। और ये जो हॉप्स होते हैं ये बियर के झाग को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। हॉप्स क्या है, एक कठोर पौधा होता है जो अपनी वृद्धि के लिए धूप और दोमट मिट्टी पसंद करता है। तो हॉप का उपयोग क्यों किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है। एक और चीज़ याद रखो, वाइन, ब्रांडी, बियर, विस्की में क्या अंतर होता है। वाइन, ब्रांडी और विस्की में क्या अंतर होता है, किस किस का उपयोग किया जाता है। देखो, जैसे वाइन होता है इसमें अपन अंगूर का उपयोग करते हैं। वाइन जो होता है इसमें अपन क्या करते हैं, अंगूर का उपयोग करते हैं। आपको याद रखना है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा इसमें अंगूर का उपयोग किया जाता है। ब्रांडी जो होती है इसमें भी किण्वित फलों का ही उपयोग किया जाता है। ब्रांडी में भी किसका उपयोग करते हैं, फर्मेंटेड जो फल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसमें भी अंगूर सबसे आम होता है, इसमें भी क्या होता है, अंगूर आम होता है। बियर की अगर हम बात करें तो बियर में किसका उपयोग किया जाता है, बियर में अनाज का उपयोग किया जाता है। बियर में किसका उपयोग किया जाता है, बियर जो होती है बियर में अनाज का उपयोग किया जाता है। जिसमें बियर में कितना अनाज का उपयोग किया जाता है, बियर में अनाज का उपयोग किया जाता है। वाइन में कम एल्कोहल सामग्री होती है, कम एल्कोहल होता है वाइन में। वाइन में क्या होता है, कम एल्कोहल होता है। और जो विस्की होती है उसमें उच्च एल्कोहल होता है। विस्की में क्या होती है, उच्च एल्कोहल। विस्की किसके द्वारा बनाई जाती है, विस्की जो होती है पानी, खमीर और अनाज के द्वारा बनाई जाती है। मतलब अगर हम बात करें तो बियर और विस्की किससे बनाई जाती है, अनाज से बनाई जाती है। वाइन और ब्रांडी जो होती है वो फलों से बनाई जाती है। वाइन जो होता है उसमें कम एल्कोहल होता है और विस्की में क्या होता है, उच्च एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है, बियर किससे बनाई जाती है। तो बियर जो अनाज से बनाई जाती है, किस अनाज से बनाई जाती है, जौ से बनाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप एफएसओ का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और आपको अब आपकी पूरी तैयारी हो गई है, या अब आपका इतना मतलब आपका आधा सिलेबस ही बचा है या बहुत कम सिलेबस बचा है या पूरा ही बचा हुआ है, तो आपको अभी रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमारे एप्लीकेशन पे एफएसओ के सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है। अभी हमने सारे रेट कम कर दिए हैं। जो हमारा ट्रिकी बैच था 2000 का, उसको हमने 999 में कर दिया है। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी 599 वाली, वो हमने 299 में कर दी। आप ले सकते हैं। लेकिन अभी जो सबसे मस्ट है वो है हमारा एफएसओ का क्रैश कोर्स। हमारा जो एफएसओ का क्रैश कोर्स है उसमें क्या है, डेली प्रैक्टिस चल रही है। 799 उसका चार्ज है। उसमें क्या है, एक शेड्यूल दे दिया जाता है 7 दिन का, डेली टेस्ट होता है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं एप्लीकेशन पे, उसके एमसीक्यू दे दिए जाते हैं उस टॉपिक के। तो आपका डेली का टारगेट बन जाता है। इसमें हमने सारे स्टेट के जो पीवाईक्यू हैं उसके भी 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। टॉपिक भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। और आपका डेली रात 9 बजे और शाम 6 बजे आपकी प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार कोर्स है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं और डेली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है, तुरंत की तुरंत आपको अपनी गलती पता लगती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आप उसको आंसर लगा रहे हो और आपका उसका आंसर बी है और आपने सी लगा दिया, तो तुरंत वहाँ पे रेड और ग्रीन में आपको क्लिक से पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर सही है। तो इससे आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है। अगर आपको मतलब एग्ज़ाम निकालने का बिल्कुल निकालना ही है और आपकी तैयारी हो गई है और आप किसी कारण से तैयारी नहीं हो पाई और आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आप हमारा ये टॉपिक वाइज टारगेट वाइज बैच ले सकते हैं। इससे आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रम किससे बनाई जाती है। रम बनाई जाती है गन्ना से। रम किससे बनाई जाती है, तो रम किसके द्वारा बनाई जाती है, रम जो बनाई जाती है वो गन्ने के द्वारा बनाई जाती है। रम को किसके द्वारा बनाते हैं, रम विस्की ये नाम सुने होंगे। तो रम जो है वो गन्ने के रस से बनाती है, गन्ने को आश्रित करके इसको बनाया जाता है। तो रम किससे बनाई जाती है, रम बनाई जाती है गन्ने से। रम किससे बनाई जाती है, रम बनाई जाती है गन्ने द्वारा रम को बनाया जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने के जो डंठल होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उससे गन्ने का रस निकाला जाता है। डंठलों को टुकड़ों में काटा जाता है और कई बार मिलों की एक श्रृंखला से गुजारा जाता है।
अगला है ब्रेड में रोपीनेस या जो रस्सी जैसी बनावट होती है वो किसके कारण होती है। ब्रेड में रोपीनेस या रस्सी जैसी बनावट किसके कारण होती है। आपने ब्रेड लिया होगा, ब्रेड का जो सफ़ेद वाला भाग है कुछ इस प्रकार का रस्सी जैसा होता है, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैसिलस जीन्स, इसके बैसिलस जो जीन होते हैं उसके कारण होता है। बैसिलस लाइकेन फॉर्मेस या एक होता है बैसिलस सबटिलस या बैसिलस सेरिस, इनके कारण क्या होता है, जो ब्रेड में रोपीनेस या रस्सी जैसी जो बनावट आती है। तो ब्रेड में रोपीनेस या रस्सी जैसी बनावट किसके कारण आती है। तो बैसिलस बैक्टीरिया के कारण। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं, इन्हीं के कारण आती है बैसिलस। चाहे बैसिलस सबटिलिस ले लो, बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस ले लो, बैसिलस सेरिस ले लो, इन्हीं के कारण ब्रेड में क्या होता है, एक चिपचिपी बनावट आ जाती है। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस हो जाएगा। अगर लाइकेनफॉर्मिस की जगह बैसिलस सबटिलिस होता तो भी इसका आंसर यही, मतलब बैसिलस सबटिलिस आ जाता। या बैसिलस सेरिस होता तो बैसिलस सेरिस भी इसका कारण हो जाता। ये जो बैक्टीरिया होते हैं गर्मी प्रतिरोधी बीजाणु बनाते हैं जो बेकिंग के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। जब ब्रेड को बेक करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं और गर्म और नम वातावरण में हम इसको स्टोर करते हैं तो ये बीजाणु स्पोर्स मतलब अंकुरित हो जाते हैं और ब्रेड के टुकड़ों को खराब हो जाते हैं। ब्रेड का टुकड़ा चिपचिपा, मुलायम और रेशेदार हो जाता है। जब ब्रेड को तोड़ा जाता है तो उसमें से लंबी रेशम जैसी तारें या रस्सियाँ जैसी टाइप खिंचती हैं। इसमें सड़े हुए फल, तरबूज और या अप्रिय गंध भी आती है, वो इसी के कारण ही बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस के कारण आती है। अगला है वाइन में माउसी फ्लेवर किस कारण से आता है। ब्राइन में एक माउसी फ्लेवर आ जाता है, तो ब्रेन में जो माउसी फ्लेवर आता है इसको माउथ टेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माउस टेंट भी बोलते हैं। माउस टेंट भी इसको बोला जाता है। जो माउसी फ्लेवर आती है ये किस कारण से होता है, बाइन में जो आती है माउसी फ्लेवर, ये लैक्टोबैसिलस के कारण आती है। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और जंगली ईस्ट और संक्रमण के कारण भी आती है। बाइन में एक गंभीर दोष माना जाता है। जो बाइन में किसका कारण बनता है, बाइन में माउसी फ्लेवर का कारण बनता है। तो बाइन में जो माउसी फ्लेवर है वो किस कारण से आता है, लैक्टोबैसिलस के कारण आता है। बाइन में माउसी फ्लेवर किस कारण से आता है, लैक्टोबैसिलस के कारण बाइन में माउसी फ्लेवर आता है। ये मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और कभी कभी ब्रेटानोमाइसिस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। ईस्ट की कुछ विशेष प्रजातियों द्वारा होता है। ये फ्लेवर को आमतौर पर बासी पॉपकॉर्न, कुत्ते के भोजन, ये चूहे के मलमूत्र जैसे गंदे के स्वाद के रूप में वर्णित किया जाता है। कम अम्लीय होता है इसलिए इसको हम माउसी फ्लेवर बोलते हैं। अगला है मक्खन में प्रयुक्त न्यूट्रीलाइज़र। मक्खन में प्रयुक्त न्यूट्रीलाइज़र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट NaCO3। मक्खे में जो न्यूट्रलाइज़र का उपयोग किया जाता है, क्रीम में जो अम्लता होती है, एसिडिटी होती है जो क्रीम की एसिडिटी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसकी, क्रीम की जो अम्लता होती है उसको कम करने के लिए हम न्यूट्रलाइज़र का उपयोग करते हैं ताकि मक्खन में खट्टापन ना आए और उसकी गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ सके। क्रीम में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया की गतिविधि के कारण जो लैक्टिक एसिड बन जाता है जिससे क्रीम अम्लीय हो जाती है और ये जो अम्लता होती है ये मक्खन के स्वाद को प्रभावित कर सकती है। तो यही कारण है कि हम सोडियम कार्बोनेट का भी उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। मतलब NaSCO3 का भी करते हैं, Na2CO3 का भी करते हैं और किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मक्खन में विटामिन A, D, E पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मक्खन में किस न्यूट्रलाइज़र का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से NaSCO3 का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्रीम में अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। अगला है कंप्रेस्ड ईस्ट में नमी की मात्रा कितनी होती है। देखो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय ईस्ट होता है खमीर के लिए, खमीर उठाने के लिए, वो कंप्रेस्ड ईस्ट ही सबसे ज़्यादा होता है। कंप्रेस ईस्ट में मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, इसमें नमी की मात्रा 70% होती है। तो मतलब ये 70% नमी से बना होता है कंप्रेस जो ईस्ट होता है।
और 30% ठोस से बना होता है। 70% नमी और क्या होता है 30%। सुबह ईस्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो कंप्रेस्ड ईस्ट होता है उसमें 70% नमी होती है और एक होता है सक्रिय ईस्ट। एक होता है सक्रिय ईस्ट। जो सक्रिय ईस्ट होता है उसमें केवल 8% नमी होती है। कंप्रेस्ड ईस्ट में कितनी होती है 70% नमी होती है। और जो सक्रिय ईस्ट होता है उसमें कितनी होती है 8% नमी होती है। और एक होता है इंस्टेंट, एक होता है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। एक होता है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो 5% होती है। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट में नमी की मात्रा कितनी होती है 5% होती है। कंप्रेस्ड ईस्ट में नमी की मात्रा कितनी होती है। कंप्रेस्ड ईस्ट में नमी की मात्रा 70% होती है और 30% इसमें क्या होती है ठोस की मात्रा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सक्रिय ड्राई ईस्ट होता है उसमें कितने प्रतिशत नमी होती है 8% नमी। जो कंप्रेस्ड ईस्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अचार में बनने वाला जो झाग होता है, अचार में बनने वाला झाग किसके कारण होता है। अचार में आपने देखा होगा एक अलग प्रकार का झाग होता है, वो किण्वन प्रक्रिया के दौरान बनता है। उसमें मौजूद जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान जो ईस्ट बनता है, खमीर उठता है, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसी के कारण जो होता है अचार में झाग बनता है। तो अचार में झाग किसके कारण बनता है, फफूंदी या ईस्ट के कारण बनता है ना। और ये चीज़ आपको याद रखना है। अचार में झाग जो बनता है किसके कारण बनता है, ईस्ट के कारण अचार में झाग बनता है। वाइल्ड ईस्ट या बैक्टीरिया, ये दोनों ही इसके कारण होते हैं। प्रोबेबली मोस्टली चार्ज जो होता है इसका वाइल्ड ईस्ट के कारण ये होता है। इसके कारण अचार में अशुद्धि, अगर गंदगी टाइप आ जाती है, ज़्यादा समय तक अगर रखा रहता है तो अचार में झाग सा बनने लगता है। कभी कभी ये वाइट कलर का भी हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में बताइए सही विकल्प बताइए। लैक्टोबैसिलस ट्राइकोट्स एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कैलिफोर्निया डेजर्ट वाइन को खराब करने के लिए जानी जाती है। लैक्टोबैसिलस जो ट्राइकोट्स होते हैं वो मस्ट में भी उग सकते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस जो ट्राइकोट्स है ऐसी प्रजाति होती है जो कैलिफोर्निया डेजर्ट वाइन को खराब करने के लिए जानी जाती है, ये सही होगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। पहला है वाइन केवल अंगूर से बनती है। देखो वाइन केवल अंगूर से बनती है, गलत है, क्योंकि वाइन जो है बहुत सारे फलों, सेब से भी बनती है, आड़ू, ब्लैकबेरी, चेरी, अंजीर, इनके द्वारा भी बनती है। तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा। सेब के किण्वन से जो वाइन बनती है उसको हार्ड साइडर बोलते हैं, ये सही है। साइडर मतलब सेब से ही बनी वाइन होती है। हार्ड साइडर में अल्कोहल की मात्रा 4 से 6% होती है। इसका स्वाद मीठा, खट्टा या ड्राई हो सकता है, ये भी सही है। ब्रिटिश और फ्रांच साइडर और कुछ औद्योगिक रूप से जो उत्पादित अमेरिकी हार्ड साइडर है वो सेब से बनाए जाते हैं। इनमें चीनी की मात्रा क्या होती है, चीनी एवं टैनिन की मात्रा अधिक होती है। तो बाकी के तीनों सही हो जाएंगे, केवल ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित इसमें से कौन आसुत शराब के अंतर्गत नहीं आता है। आसुत शराब या डिस्टिल शराब क्या होती है। आसुत शराब मतलब जो एक आसवन करके बनाई जाती है, जो फर्मेंटेड सामग्री जैसे कि अनाज, फल या अन्य शर्करा युक्त पदार्थों से डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। इसमें जो मिश्रण होता है उसको अल्कोहल के साथ बाष्पीकृत करते हैं और फिर उसको ठंडा किया जाता है। बात करते हैं विस्की जो है वो आसुत शराब के अंतर्गत आती है। रम जो है वो भी आसुत शराब के अंतर्गत आती है। ब्रांडी जो है वो भी आसुत शराब के अंतर्गत आती है। जबकि वाइन जो होती है वो आसुत शराब के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन आसुत शराब नहीं होगी, वाइन जो होगी वो आसुत शराब नहीं होगी, है ना। वाइन ये शराब किण्वित फलों के रसों से जो बनाई जाती है उसे हम आसुत शराब बोलते हैं। जबकि वाइन किससे बनाई जाती है, अनाज से बनाई जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर, वाइन हो जाएगा। अगला है अल्कोहल के रूप में किण्वित गन्ने के रस, सिरप या गुड़ से आसुत होता है। कौन होता है, रम। रम किण्वित गन्ने के रस, सिरप या गुड़ से आसुत होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रम हो जाएगा। अगला है किसे सैक्रिफाइड और किण्वित अनाज में आसुत किया जाता है। सैक्रिफाइड
विस्की जो होती है, विस्की जो होती है सैक्रिफाइड और किण्वित अनाज में आसुत करके ही बनाई जाती है। कौन बनाई जाती है? विस्की सैक्रिफाइड और किण्वित अनाज में आसुत करके बनाई जाती है। बोरबॉन विस्की किसके मैस से बनती है? बोरबॉन जो विस्की होती है, विस्की के अलग अलग प्रकार होते हैं। विस्की जो होती है अनाज से बनती है, और जो बोरबॉन विस्की होती है वो किसके प्रयोग से बनती है? बोरबॉन विस्की, तो बोरबॉन जो विस्की बनती है वो मकई के मैस से बनती है। बोरबॉन विस्की क्या होती है? एक अमेरिकी विस्की होती है जो किससे बनाई जाती है? मकई से बनाया जाती है। इसका नाम बोरबॉन इसलिए है क्योंकि ये एक फ्रांसीसी हाउस है बोरबन, उससे इसका नाम लिया गया है बोरबन से, इसलिए इसको बोरबॉन विस्की बोलते हैं। मतलब ये फ्रांस की एक विस्की है और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? मकई मैस का उपयोग किया जाता है। मकई से बने हुए जो मैस मिश्रण होता है उससे बोरबॉन विस्की बनाई जाती है। तो बोरबॉन विस्की किससे? मकई के मैस से बनती है। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा MPFSO का MCQ कोर्स है। इसका चार्ज है 499 रुपये। 30,000 प्लस MCQ पार्ट ए और बी इसमें करवाए जाएंगे। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तैयारी होगी। हज़ारों प्रश्नों की इसमें प्रैक्टिस आपकी होने वाली है, और MCQ इतने अच्छे से दिए हैं कि ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आपका इसका आंसर दिया हुआ है। मतलब MCQ है और जस्ट नीचे इसके आंसर है। तो एक PPT में ही जस्ट नीचे आपके आंसर दिए होंगे, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। इसको पढ़ना बहुत इजी रहेगा। केवल 499 इसका चार्ज है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर जाके। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये FSO कोर्स है, इसमें MCQ के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस भी होती है। प्रैक्टिस के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, इसी के साथ इसी कोर्स के ही अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर रोज़ रात को 9 बजे और शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होती है। इसमें करंट अफेयर्स का भी 1000 प्रश्नों की करंट अफेयर्स की PDF दे दी जाएगी। उससे आपकी तैयारी होगी। टेस्ट सॉल्यूशन PYQ सारा कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। बार बार हर टॉपिक का इसमें रिवीजन कराया जाएगा। आरंभ के जो 100 लोग थे, इसका चार्ज 799, अभी 799 ही है इसका चार्ज, तो आप इसको ले सकते हैं, है ना। ये क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये सारे हमारे FSO के कोर्स हैं। इसमें MCQ भी है, इसमें नोट्स भी है, इसमें क्रैश कोर्स भी है, इसमें टेस्ट बैच भी है। तो ये पूरे धमाकेदार बैच आप हमारे FSO के ले सकते हैं। ये ट्रिकी बैच है, इसका चार्ज पहले 1999 था, इसका भी हमने 999 कर दिया है, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। ये देखिए 22 से 28 तक का शेड्यूल है। ये इस प्रकार से टेस्ट होते हैं। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे ही आपके कवर हो रहे हैं। डेली तैयारी हो रही है, तो टॉपिक वाइज आपका निपटता जा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइन को जब हम पहला बार फर्मेंटेशन कर देते हैं और हमें फिर दोबारा फर्मेंटेशन करना है, तो किस गैस के हल्के दबाव में भंडारक टैंक में रखते हैं? तो इसको रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हल्के दबाव में रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का एक प्राथमिक उप उत्पाद होता है। मतलब प्राथमिक किण्वन के बाद उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसलिए ये वाइन के स्वाद को प्रभावित नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है और ये वाइन की जो सरफेस होती है उस पर एक सेफली लेयर बना लेती है, जिससे वाइन के ऑक्सीजन के संपर्क को रोका जा सकता है और वो ख़राब नहीं होती है। जो बड़े बड़े स्पार्कलिंग वाइन होती है, शैंपेन होते हैं, इनके उत्पादन में दूसरे फर्मेंटेशन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को जानबूझकर दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण उसमें से फिजी बनते हैं। फिजी मतलब होता है बुलबुले इसमें के लिए बनते हैं। इसके अलावा अन्य अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन, आर्गन का उपयोग भी वाइन को ऑक्सीडेशन से बनाने किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग भी किया जाता है, और किसका करते हैं? आर्गन का उपयोग भी करते हैं। अगला है, वाइन को द्वितीयक किण्वन में भंडारण के टैंक में कितने दिनों के लिए रखा जाता है? 7 से 11 दिनों के लिए रखा जाता है। वाइन को द्वितीयक किण्वन में भंडारक टैंक में कितने दिनों के लिए रखते हैं? 7 से 11 दिनों के लिए रखते हैं। अगला है, सामान्यतः वाइन में वजन के आधार पर अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? वाइन में पूछ रहे हैं, वाइन में वजन के आधार पर अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? देखो, वाइन बनाया किससे जाता है? फलों से बनाया जाता है, और इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 6 से लगभग 9% तक अल्कोहल की मात्रा इसमें हो सकती है। 6 से औसतन अगर देखा जाए तो औसतन 12% भी आता है। इसको हमेशा वॉल्यूम के अनुसार मापा जाता है। मात्रा वाइन की किस्म, जलवायु पर भी निर्भर करती है। तो ये लगभग औसतन अगर हम देखें तो 12 लगभग होती है। वाइन भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक लाल वाइन होती है,
जिसमें 12 से 15% तक होता है अल्कोहल प्रतिशत। एक सफ़ेद वाइन होती है, एक फोर्टिफाइड वाइन होती है, जिसे फोर्टिफाइड वाइन जो होती है, फोर्टिफाइड वाइन को हम पॉट भी बोलते हैं और सैरी भी बोलते हैं। फोर्टिफाइड वाइन जो होती है पॉट या सैरी कहलाती है। इसके अलावा जलवायु वगैरह ये भी चीज़ें भी वाइन की मात्रा को प्रभावित करती हैं। खाद्य किण्वन के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किण्वन से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, ये गलत है, लंबे समय तक रख सकते हैं। किण्वित खाद्य पदार्थ बिना किण्वन खाद्य पदार्थों से पौष्टिक हो सकता है, ये भी सही है। किण्वन में जटिल शर्करा एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में टूटती है, भी सही। औद्योगिक दृष्टि से किण्वन का उपयोग एंजाइम और दवाई बनाने में नहीं होता है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। पहला और चौथा इसका गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा। किसने इडली का उल्लेख सबसे पहले उड़द की दाल के रूप में किया था? चामुंड राय ने किया था। चामुंड राय जो थे उन्होंने सबसे पहले इडली का उल्लेख उड़द की दाल के रूप में किया था। जियांग सोंग और जियांग दुई किस राज्य की किण्वित पत्तेदार सब्जियां हैं? नागालैंड और मणिपुर की हैं जियांग सोंग और जियांग दई। फ्रेंड्स, जितने भी आपके पार्ट 1 के जो अधिनियम है उसमें से मैंने जो गाय वाला है, पशु निषेध अधिनियम, वध निषेध अधिनियम, वो करवा दिया है। इसके अलावा पेशा अधिनियम, SC एक्ट, ST एक्ट अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके MCQ मैं आपको कल लेके आऊँगी। सिंकी जो है, सिंकी नाम की किण्वित मूली है, किस प्रकृति की होती है? सिंकी जो मूली होती है, सिंकी किण्वित मूली किस प्रकृति की होती है? सिंकी किण्वित मूली अम्लीय प्रकृति की होती है। सिंकी किण्वित मूली किस प्रकृति की होती है? सिंकी जो फर्मेंटेड मूली होती है वो एसिडिक प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। सिंकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताइए। इसे दार्जिलिंग, सिक्किम और नेपाली लोग खाते हैं। इसे गर्मियों के मौसम में तैयार किया जाता है। सिंकी अत्यधिक क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका उपयोग सूप और अचार में किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। 1 और 4 इसका सही होगा। देखो, 1 और 4 दार्जिलिंग, सिक्किम और नेपाली लोग खाते हैं। इसका उपयोग सूप और अचार में किया जाता है। देखो, ये अत्यधिक क्षारीय प्रकृति का होता है, ये तो सही हो जाएगा, और ये गर्मी के मौसम में तैयार होता है। तो 1 और 4 इसके गलत हो जाएंगे, बाकी के सारे इसके सही हो जाएंगे, है ना। सिंकी के बारे में, सिंकी एक किण्वित पेय पदार्थ होता है। सिंकी जो खाद्य पदार्थ होता है, याद रखना। और ये नेपाली किण्वित खाद्य पदार्थ है। नेपाल के लोग इसको खाते हैं, जो मूली की जड़ों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मूली की जड़ों को काटकर बांस के डब्बे में रख दिया जाता है और फिर इसको धूप में सुखाया जाता है। इसको कई वर्षों तक इसको रख सकते हैं। उसमें मतलब ये इसकी जो प्रकृति होती है, इसे अचार के रूप में भी खाया जाता है। ये खट्टा होता है। तो देखो, इसकी बात करें तो ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा है कि सिंकी किण्वित मूली जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो रहेगी वो अम्लीय होगी। इसकी प्रकृति, सिंकित जो मूली होगी, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड के कारण बनते हैं ना, तो इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और यहाँ पर इसका ये आंसर है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये जो होगा इसका गलत हो जाएगा। ये दार्जिलिंग, सिक्किम और नेपाली लोग खाते हैं, ये सही हो जाएगा। और सूप और अचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये सही हो जाएगा। तो 1 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, नगारी के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। ये मेघालय की खासी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इसे तैयार करने के लिए पुंटियस सोफोर नामक, तो आपको याद रखना है, नगारी जो है वो एक मछली से बनाया जाता है। इसका निर्माण लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया का उपयोग करके किण्वन के रूप में होता है और मणिपुर के आहार में ये शामिल किया जाता है। तो ये नगारी जो है मेघालय की खासी जनजाति द्वारा, ये नागालैंड की जनजाति द्वारा बनाया जाता है, मेघालय की खासी जनजाति द्वारा नहीं बनाया जाता। तो पहला ही इसका असत्य हो जाएगा। नेपाल व सिक्किम में किसे भटमास के रूप में जानते हैं? सोयाबीन को, मक्के को, चावल को या गेहूं को? नेपाल और सिक्किम में भटमास के नाम से सोयाबीन को जानते हैं। भटमास के नाम से किसको जाना जाता है? नेपाल और सिक्किम में भटमास के नाम से सोयाबीन को जानते हैं। इसके अलावा ये जो हवाईजर है ना, हवाईजर ये चिपचिपा सोयाबीन उत्पाद है।
मैतेई लोगों का आहार है, अमोनिया जैसी गंध छोड़ता है। स्थानीय भटमास नाम से नहीं है, भटमास नाम से इसको नहीं जाना जाता है, भटमास नाम से ये प्रसिद्ध नहीं होता है। तो ये चौथा वाला इसका सत्य हो जाएगा। मेघालय की खासी जनजाति द्वारा जो सोयाबीन के किण्वन से निर्मित प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है? तुंगरवई, ग्रूची, केनेमा या हवाईजर। तो मेघालय की खासी जनजाति द्वारा जो बनाया जाता है वो तुंगरवई बनाया जाता है और ये सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। यदि आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमारी एप्लीकेशन से इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये जो MCQ हैं ये भी आपको सारे वहीं पर मिल जाएंगे। अगला है सोईवन, सोईडन, किण्वित बांस अंकुर उत्पाद। ये जो सोईवन है या सोईडन है ये क्या है? एक फर्मेंटेड बांस का उत्पाद होता है। ये किस राज्य का है? ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। ये है सोईवन साइडन और किसका है? बांस का है। अगला है बांस टेंगा का अर्थ क्या होता है? बांस टेंगा का अर्थ होता है खट्टा बांस। बांस टेंगों को हम क्या बोलते हैं? बांस टेंगे को खट्टा बांस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? खट्टा बांस बोलते हैं। मियाँ दिखरी दिमासा जनजाति द्वारा बांस के अंकुरों से किण्वित कर बनाया जाने वाला उत्पाद क्या है? जो और किस जनजाति मतलब मियाँ मिखरी जो है बांस के अंकुरों से बनाया जाता है। ये जो जनजाति होती है जो मियाँ मिखरी दिमासा जनजाति, ये कहाँ की होती है? तो ये असम की जनजाति है, मियाँ मिखरी दिमासा जनजाति। बांस के अंकुरों से असम में बनाया जाता है। अगला है अश्व और अरिष्ट क्या है? ये अश्व और अरिष्ट जो है आयुर्वेदिक फर्मेंटेड पेय होते हैं। आयुर्वेद में इनका उपयोग फर्मेंटेशन के रूप में करते हैं। अश्व और अरिष्ट नाम ही संस्कृत में समझ में आ रहा होगा। अगला है मीड क्या है? मीड, मीड जो है वो शहद से बना एक मादक पेय है। मीड को किससे बनाया जाता है? शहद से बनाया जाता है। मीड किससे बनता है? मीड शहद से बनता है, याद रखना। मीड को शहद, मीड से मीठा याद रखो, और शहद से बना हुआ एक फर्मेंटेड पेय होता है। कौन सी खाद्य पदार्थ प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थी? इडली और डोसा। किण्वित खाद्य पदार्थ प्रणाली जो प्राचीन दक्षिण पूर्व एशिया में थी वो कौन सी थी? इडली और डोसा थी। 2 से 3% नमक की उपस्थिति में कटी जो पत्ती गोभी के पूर्व किण्वन द्वारा प्राप्त विशिष्ट उत्पाद कौन सा है? सौरक्राउट। सौरक्राउट जो होता है पत्ता गोभी के पूर्ण किण्वन द्वारा विशिष्ट स्वाद वाला पौष्टिक उत्पाद होता है। अगला है सोंटी नामक बियर या वाइन किससे बनाई जाती है? सोंटी नामक बियर या वाइन चावल से बनाई जाती है। सोंटी नाम की जो बियर या वाइन होती है वो किससे बनाई जाती है? चावल से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके आगे के फर्मेंटेशन के जो और क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक यूनिट 2 का भी मैराथन लेके आऊँगी, उसमें भी अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये MCQ अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से जाके ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।